और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम पहुंचे हुए पत्थलगांव विधानसभा में। पत्थलगांव विधानसभा जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ सीनियर विधायक राम पुकार जी हमारे साथ हैं और विधानसभा में इनको जो प्रत्याशी भी बनाया गया, प्रत्याशी बनाने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कितना विकास कार्य हो पाया और कितना विकास कार्य नहीं हो पाया है, इस विषय में बात करेंगे। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद हैं, सांसद को भी टिकट यहाँ से मिला है, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद। अगर विकास की बात करूं, कितना विकास हो पाया है? विकास तो अपने पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ। हम इसी 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो हमारे पास एक से एक उपलब्धियां जो है विकास के क्षेत्र में मिली है। आप कहेंगे कि मैं सबको बता दूं कि संक्षेप में कुछ बातें कहूं? मुझे थोड़ा डिटेल भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप बहुत सीनियर विधायक हैं इस क्षेत्र से और लगातार आप कांग्रेस से सक्रिय विधायक हैं। तो जो विकास हो पाए, कितना विकास हो पाए? देखिए, विकास के प्रथम कड़ी में मैं उद्यानिकी महाविद्यालय कोतबा को लूंगा। ये 2022 में सैंक्शन हुआ है और उसके लिए 80 एकड़ जमीन जो है स्थानीय स्तर पर प्राप्त हुई और अभी फिलहाल 14 करोड़ रुपए की राशि निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त हुआ है। दूसरी बात, हमारे यहाँ शासकीय महाविद्यालय सुभाष सिंह शासकीय महाविद्यालय यहाँ है। पिछले वर्षों में 1700 के दर संख्या रही, जिसमें 1100 बालिकाओं की दर संख्या रही। इसी बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, इतने बड़े महाविद्यालय जहाँ छात्र संख्या इतनी ज्यादा है, वहाँ छात्रावास नहीं है आज तक। हमने प्रस्ताव किया था, उसमें 250 सीट छात्रावास सैंक्शन हुई है और उसमें 50 सीट का छात्रावास प्रारंभ करने के आदेश भी मिल चुके हैं। और ये भवन जो बनेगा, वित्त विभाग में हमारा एस्टीमेट जो है आज पेंडिंग है 7 करोड़ 16 लाख का, और संभवतः ये बजट सत्र में या वित्त विभाग से चुनाव के बाद वो भी प्रशासनिक उसमें स्वीकृति मिल जाएगी। हमारे पास जो है प्री मैट्रिक छात्रावास जो रहे हैं, बागबहार या तमता, कन्या छात्रावास हमारा 74 करोड़ से भवन जो बन रहा है 1 करोड़ 10 लाख का। उसी हिसाब से बालक छात्रावास तमता में भी प्री मैट्रिक छात्रावास 100 बिस्तर का 1 करोड़ 10 लाख का वहाँ भी भवन बन रहा है, जिसमें अभी ढलाई के कार्य पूरे हो चुके हैं। हमारे यहाँ भवन विहीन हाई स्कूल मेरे विधानसभा क्षेत्र में टिल्डेगा और खुटेरा, इसमें भी अभी 2022-23 में सैंक्शन हुई है भवन का, जिसमें 74 लाख के भवन दोनों बनेंगे, जिसके भूमि पूजन हम लोगों ने कर लिया है। हमारे यहाँ उप तहसील बागबहार था। बागबहार पिछले समय भेंट मुलाकात के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुए। हम लोगों ने उप तहसील को तहसील का दर्जा की मांग की थी और उसमें ही स्वीकृति मिली। बागबहार उप तहसील तहसील का दर्जा मिला और उसके भवन निर्माण की अभी राशि आ गई 75 लाख का, जिसमें भूमि पूजन करके ठेकेदार ने काम निर्माण कार्य शुरू कर लिया है। हमारे यहाँ किसानों के धान विक्रय में काफी तकलीफ हो रही थी। दूर दूर तक पिछले टीएसएस के जो थे 7 सेंटर, उसमें किसानों की इतना लंबी लाइन होती थी और किसान जो है आसानी से धान विक्रय नहीं कर पाते थे, परेशानियां थी। इसी बात को लेकर हम लोगों ने धान खरीदी केंद्र में विस्तार भी किया। इस साल अभी हमें गाला और चेडवा 2 नवीन धान खरीदी केंद्र की स्वीकृति हमें अभी मिली है, जो नवी अभी शुरुआत होगी। पिछले वर्ष में हमको यहाँ सुरंग पानी, बटेकेला, पंकसुआ, डुमरबहार में भी धान खरीदी केंद्र की शुरुआत पिछले साल हम लोगों ने किया है। इससे अब पिछले टीएसएस और अभी के जो 6 बने हैं, इससे किसानों को धान खरीदी बिक्री करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। किसान खुश हैं और अपना धान समय पे आते हैं, बिक्री करके चले जाते हैं।
हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार के और भी निर्माण कार्य जो संभव हुए हैं। सड़कों के बारे में तो काफी हमारे पास स्वीकृति प्राप्त हुई, करीब करीब 30 के आसपास के सड़कों का विस्तार हुआ है। बहुत से ऐसे हैं, जैसे छातासरी से झीम की रोड हो गया, 11 करोड़ कुछ का है। लगातार कहने का मतलब लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और लगातार विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ की भी प्राप्त हो रही है। यहाँ की जो अभी स्थिति देखी जाए, बीजेपी के पास क्या कैंडिडेट नहीं थे कि ये सांसद को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है? देखिए, ये तो उनके भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सोच है। उनके पास यहाँ के लिए कैंडिडेट स्थानीय स्तर का मिलना नहीं मिलना वो तो उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ये बात सही है कि विधानसभा क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को यहाँ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है। एक सांसद को विधायक का टिकट मिलना, विधायक के चुनाव लड़ाना, क्या मानते हैं, प्रमोशन या डिमोशन? देखिए, इसमें प्रमोशन और डिमोशन दोनों बातें हैं। हो सकता है ये चाहते हैं पार्टी के लोग कि इनको नई माने इनकी सरकार बनाने के लिए प्रमोशन के रूप में सांसद को टिकट देने से जीत हासिल कर लेगी, ऐसी सोच भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव हारती हैं तो लोकसभा का चुनाव भी पाना इनके लिए शायद संभव नहीं होगा, तो उनके खाते में डिमोशन में भी जा सकते हैं। ये अभी की स्थिति में क्या स्थिति बीजेपी? देखिए, बीजेपी की स्थिति तो अपने स्तर पर उनका जो है वो तो उसका आकलन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारी स्थिति उनसे बेहतर है। जो घोषणा पत्र लगातार अभी कल ही जारी हुई बीजेपी की, उससे पहले कांग्रेस ने भी कर्जा माफ करने के लिए 16 बिंदुओं में जो चर्चाएं हुई हैं, कर्जा माफ करने से कितना लाभ मिल पाएगा कांग्रेस को? कर्जा माफी करने से तो बहुत लाभ मिलेगा। कर्जा माफी तो हमारी सरकार के नेता भी हमारे घोषणा कर रहे हैं कि यदि सरकार आगे बनेगी तो हम किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे, तो उससे तो किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, उससे लोग खुश भी हैं। आने वाले समय में यदि सरकार बनेगी तो हम आपका धान जो है 30,000 में 100 मेट्रिक टन धान की खरीदी हम करेंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो स्वाभाविक है कि अभी आगे आने वाले इस वर्ष में समर्थन मूल्य जो मिलेगा उससे हम बोनस की राशि 645 रुपया को जोड़ते हैं तो 2830 रुपया बनता है। तो आने वाले साल में भी जब धान की खरीदी नवंबर में शुरू होगा तो किसानों को 28 से 30 साढ़े 2800 रुपया क्विंटल के हिसाब से मिलेगा। तो ये तो किसान के लिए लाभ ही लाभ है। जो भाजपा के द्वारा घोषणा पत्र लागू कल जारी किया गया है, उस जारी में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का ही घोषणा पत्र को कॉपी किया गया है क्या? देखिए, मैं तो उनके घोषणा पत्र को मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन कौन सा किस तरह का घोषणा पत्र वो किए हैं, लेकिन जनचर्चा में जरूर है कि लोगों का कहना है कि कांग्रेस के जो अपने कार्यक्रमों में जो बातें कांग्रेस के नेता लोग कह रहे हैं उसके अनुरूप ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार करके अपनी घोषित किया है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं उनका घोषणा पत्र को वैसे मैं देखा भी नहीं हूँ, उसके बारे में कोई ज्यादा टिप्पणी भी नहीं कर पाऊंगा। केजी से पीजी तक की पढ़ाई, केजी से पीजी तक की पढ़ाई का जो उन्होंने घोषणा किया है, ये तो हमारे प्रदेश के लिए बहुत फायदा मिलेगा। एजी से पीजी तक के जो पढ़ाई के लिए निःशुल्क शिक्षा मिलेगी तो मैं समझता हूं कि हर विद्यार्थी, हर पढ़ने वाले, हर परिवार के लिए लाभ देने वाली बात हुई है। ये एक अच्छा कदम है। आत्मानंद की अगर बात करूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आत्मानंद स्कूल खोला था, वहां से पत्थलगांव विधानसभा में कितना लाभ मिल पाया? देखिए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों संचालित हैं
और हमारे तो यहाँ तो बहुत अच्छा लाभ मिला है। स्कूलों का स्वरूप ही बदल गया। स्कूल का स्वरूप बदलने से बच्चों का प्रवेश संख्या में बढ़ोतरी हुई है और हर गार्जियन चाहता है कि मैं अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ाऊं। और बच्चे जो आकर्षित हो रहे हैं स्कूलों में, और अभिभावक उससे लाभान्वित इस बात के लिए भी है कि प्राइवेट स्कूलों में यही शिक्षा उनको काफ़ी फीस दे के पढ़ाना पड़ता था, और इस प्रकार इन स्कूलों में उनको फीस इतना देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दर संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ा है। हमारे यहाँ पत्थलगांव, तमता, कोतबा, कांसाबेल, दोकड़ा जैसे स्थानों में स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित हुआ है। अभी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आने वाले समय में और लाभान्वित। हमारा स्कूल छोटा पड़ रहा है, जितने स्कूल हैं दर संख्या इतना बढ़ रहा है कि कई जगह के स्कूल छोटे पड़ रहे हैं। अब इस साल आने वाले समय में क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद तो मिलेगा, ऐसा संभावना दिख रहा है। तो हमको ये स्वामी आत्मानंद स्कूल के को विस्तार करने के लिए अपने को शासन से निरंतर मांग करनी पड़ेगी। यहाँ जो रोड की स्थिति है, रोड की स्थिति में क्या बोलना चाहिए? रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे यहाँ तो राज्य सरकार की सड़कों की स्थिति तो बहुत अच्छा है। अंदरूनी क्षेत्र में जाइए जहाँ कहीं भी स्टेट, देखिए एनएच के बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एनएच तो हम सबको तकलीफ में डाल दिया है। अब एनएच की जिम्मेदारी तो यहाँ के सांसद को होना चाहिए, और केंद्र सरकार में जो परिवहन मंत्री हैं आप माननीय गडकरी जी को चाहिए कि इसमें उनको संज्ञान लेनी चाहिए। और लंबे समय तक एनएच का रोड जर्जर हालत में है, जिस तरह से लोग तकलीफ पा रहे हैं, तो उनकी चिंता करनी चाहिए। बीजेपी का भी आरोप रहा कि कांग्रेस के पास भी कोई चेहरा नहीं पत्थलगांव विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए। पत्थलगांव विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस के पास भी आपके अलावा कोई विकल्प है ना, और हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव जब आएगा ना, तब बीजेपी वालों को चेहरा दिखेगा। अभी तो नहीं दिख रहा है। कई चेहरे हैं आने वाले विधानसभा के चुनाव में। लगातार आप बहुत सीनियर, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, आप लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ईडी का जो परेशान कर रही कांग्रेस को, ये क्या मानते हैं? देखिए, ईडी का कार्य क्षेत्र जो है केंद्र सरकार से संचालित है, और जब आप प्रश्न ही कर रहे हैं तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इस समय, इस वर्तमान समय में इतना छापेमारी का काम जो है नहीं करना चाहिए, और केंद्र सरकार को इसको कंट्रोल करना चाहिए। विधानसभा में नया कौन सा मुद्दा रहेगा जिसको लेकर आप जनता के पास फिर से जाएंगे? देखिए, हमारा पुराना मुद्दा तो है ही है। अब आज के समय में ही जो मुद्दे हमारे समय समय पर हमारे नेता लोग कह रहे हैं, वही हमारी मुद्दा है। और इन मुद्दों को जब कहीं भी हम जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो लोग खुश हैं। हमारे चुनाव प्रचार अभियान में हमारी यही बातें हैं कि भाई हमने जो कहा वो पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमेशा ही कहते रहे कि मैंने जो कहा, वायदा किया, उसको हम लोगों ने पूरा किया। बल्कि 36 बिंदुओं उसको हटा लेकर के हम देखें तो करीब करीब 50 से ऊपर बिंदुआं जुड़ते चली गई, इसको हम लोगों ने पूरा किया है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां की सरकार की योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। सभी इसका लाभ ले रहे हैं। यानी बीजेपी कह रही कि बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, अपनी अपनी बात तो सब करते हैं, लेकिन संभवतः मेरा ऐसा मानना है कि अभी फिलहाल तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए क्षेत्र के मतदाता, क्षेत्र की जनता शायद अवसर नहीं देगी। उनका सरकार बनाना संभव नहीं है। हमारे साथ थे पत्थलगांव विधानसभा के प्रत्याशी, काफी सीनियर जो विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस में बहुत दिनों से सीनियर लीडर के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ रामपुकार जी से, जिन्होंने खुलकर बात की। कैमरामैन राजेश के साथ मैं चंद्रशेखर होता। बैक टू स्टूडियो।